नमस्कार दोस्तों, यूएस तंवर कृषि फाउंडेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा 32वां दिन है और रोज की तरह हम आज फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक टॉपिक के साथ। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि कुछ बच्चों ने आज मेरे से प्रश्न पूछे हैं, तो उनके मैं सवाल क्लियर कर देता हूँ। एक बच्चे ने पूछा है सवाल कि सर आपने लिखा है गेहूं का मामा, और उसका उत्तर प्रश्न भी पूछा गया था कि गेहूं का मामा किसे कहते हैं। तो आपने बोला है गुल्ली डंडा लिखवाया है, आप बोल रहे हो फेलरिस माइनर। वो एक ही शब्द है, गेहूं सा, गुल्ली डंडा और फेलरिस माइनर, ये सब एक ही शब्द है, अलग नहीं है। ये सब एक ही है, इनको अलग नहीं समझो आप, इनको एक ही समझो, एक ही है ये। ठीक है, नेक्स्ट। आपको मैंने कल आंसर की लिखवाई थी, उस आंसर की में एक प्रश्न का उत्तर मैंने गलत बताया था आपको। ये मेरी फिलोसॉफी रहती है कि मैं प्रश्नों में कई उत्तर ऐसे छोड़ देता हूं क्लू के रूप में। तो कई बच्चों ने तो पकड़ लिया उसको कि सर आपने उत्तर गलत बताया है, और कई बच्चे उसको सही मान कर पढ़ने लग गए। जिन्होंने स्पष्टीकरण के लिए किताब का सहारा लिया, बुक का सहारा लिया, नोट्सों का सहारा लिया, मेरी पुरानी क्लासों में जो नोट्स मैंने लिखाए हैं उनका सहारा लिया, उन बच्चों ने तो पकड़ लिया कि सर आपने ये चैप्टर गलत, आपने इस क्वेश्चन का आंसर गलत लिखा दिया। और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो अंधों में कान राजा वाला अंधों में तीर छोड़ रहे हैं कि हाँ सर उस प्रश्न का उत्तर यही है। तो बच्चों, वो जो प्रश्न है, प्रश्न था आपका प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11, करौली जिला कौन से कृषि जलवायु खंड में आता है? करौली जिला कौन से कृषि जलवायु खंड में आता है? तो देखिए, जब मैंने कृषि जलवायु खंड आपको लिखाए थे उस समय थर्ड ए में कौन कौन सा है? दौसा, जयपुर, टोंक, ठीक है, ये जिले तो आएंगे। इसके अलावा थर्ड बी में आपका अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर का कुछ हिस्सा, या सवाई माधोपुर ये कह सकते हो आप। फर्स्ट ए में दौसा, जयपुर, टोंक, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, ठीक है। दूसरा है कि आपसे मैंने पूछा था कि करौली जिला कौन से जलवायु खंड में आता है, तो कौन सी में आएगा वो? थर्ड बी में। मैंने कल क्या लिखाया था आपको? फोर्थ बी, जो कि इसका गलत आंसर है। सही आंसर क्या है? थर्ड बी। तो ऐसे कई क्वेश्चनों के आंसर मैं बीच बीच में डाला करूंगा, कई क्वेश्चनों के उत्तर, जिससे आपकी तर्क शक्ति का पता चल सके, है ना, आपकी एबिलिटी का पता चल सके, योग्यता का पता चल सके, इसलिए प्रश्न के उत्तर में चला के रखता हूं। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। अपन पढ़ रहे थे खरपतवारों के रोकथाम के उपाय। अपना टॉपिक क्या चल रहा था? खरपतवारों के रोकथाम, जिसमें पहला अपन ने पढ़ा था कल निरोधात्मक उपाय। तो निरोधात्मक का मतलब आपको समझा ही दिया कि वह हमको क्या करना है, हमको शुद्ध बीज काम में लेना है, अर्थात खरपतवार रहित बीज उपयोग में लेना ही निरोधात्मक उपाय है। बीज के अंदर खरपतवारों की जो संख्या होती है, मिलावट होती है, वो 0.1% से कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 0.1% से कम, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे पॉइंट दूसरा जो है वो है खरपतवार उन्मूलन। कितना है? खरपतवार उन्मूलन। खरपतवार उन्मूलन पढ़ेंगे। देखिए आज का टॉपिक कौन सा है? खरपतवार उन्मूलन। तीसरा है खरपतवार उन्मूलन, ठीक है।
इसका मतलब क्या होता है? देखो, उन्मूलन का मतलब होता है कि किसी भी अभियान का बहुत बड़े पैमाने पे चलना और वह अभियान वहां पे पहली बार काम में लिया जा रहा हो, वहां पे फर्स्ट बार उपयोग में लिया जा रहा हो। जैसे खरपतवार उन्मूलन यहां पे उसे कहेंगे कि खरपतवारों को पूर्णतः नष्ट करना, पेड़ पौधों को, सभी खरपतवारों को एक साथ पूर्णतः नष्ट करना खरपतवार उन्मूलन कहलाता है। या फिर एक साथ बड़े क्षेत्र में, एक साथ बड़े क्षेत्र में या एक साथ बड़े पैमाने पे खरपतवारों को नष्ट करना खरपतवार उन्मूलन की श्रेणी में आता है। आगे समझ में, खरपतवार उन्मूलन किसे कहेंगे? खरपतवार उन्मूलन उसे कहेंगे अर्थात किसी भी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर एक साथ खरपतवारों का नियंत्रण करना या खरपतवारों का कंट्रोल करना ही खरपतवार उन्मूलन कहलाता है। ठीक है, अब हमारे सामने समस्या ये आती है कि सर खरपतवार उन्मूलन कहाँ काम में लेते हैं? खरपतवार उन्मूलन कहाँ काम में लेंगे? ये जो नियंत्रण की विधि है खरपतवार उन्मूलन, ये किस जगह पे काम में आएगी? तो आपके कृषिगत भूमि में तो काम में आएगी नहीं है, क्योंकि कृषिगत भूमि में तो फसल के पौधे भी होते हैं, कृषिगत भूमि में फसल के पौधे भी होते हैं। और उन्मूलन का मतलब यही है पूरी फसल खराब, पूरा पेड़ पौधा, मतलब पौधे नाम का तो जीव मौजूद ही नहीं मिलेगा आपको मिट्टी पे, पूरा खत्म। तो उन्मूलन काम में कहां लिया जाता है? उन्मूलन काम में लिया जाता है रेलवे ट्रैक, जहां रेल की पटरियां बसती हैं। ठीक है, सॉरी, जहां रेल की पटरियां बिछाई जाती हैं वहां भी खरपतवार पैदा होते हैं। तो उन क्षेत्रों को जो साफ किया जाता है उस समय खरपतवार उन्मूलन उपयोग में लिया जाता है। दूसरी जगह जो कंस्ट्रक्शन जो होता है यूज, अर्थात बिल्डिंग मटेरियल जहां पे बनता है, बिल्डिंग बनती है, भवन बनते हैं, मकान बनते हैं, उस जगह पे जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन रही है, बड़े बड़े होटलें बन रही हैं, तो उस जगह पे खरपतवार नियंत्रण जो हम काम में लेंगे, बड़े क्षेत्र में एक साथ पेड़ पौधों को अपन नष्ट करेंगे, तो उसके लिए कौन सी विधि काम में आएगी? खरपतवार उन्मूलन विधि। कौन सी विधि काम में आएगी? खरपतवार उन्मूलन विधि। या फिर इस विधि का उपयोग अगर कोई बंजर भूमि है, चारागाह भूमि है, कौन सी है? चारागाह भूमि है, जहां पे चारागाह मतलब अनावश्यक खरपतवार के पेड़ पौधे हैं और वहां पे हम खेती करना चाहते हैं, वहां पे हम खेती करना चाहते हैं, तो उस जगह पे खरपतवार को सभी को नष्ट करना, एक बड़े पैमाने पर बड़े क्षेत्र में सभी खरपतवारों को नष्ट करना क्या कहलाता है? खरपतवार उन्मूलन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? खरपतवार उन्मूलन कहलाता है। अब प्रश्न इसमें कैसे बनेगा? प्रश्न ये बनता है, वो कृषि विश्वविद्यालय खोलने पर या कृषि विश्वविद्यालय खोलने के लिए जगह पर या जिस जगह पर कृषि विश्वविद्यालय खोला जाएगा वहां पे खरपतवार नियंत्रण किस विधि से करेंगे? तो अपन भी जानते हैं कृषि विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी कैंपस। यूनिवर्सिटी कैंपस मतलब 1 किलोमीटर का एरिया कवर करेगी पूरा, लगभग 1 किलोमीटर का एरिया पूरा कवर करेगी। बीकानेर विश्वविद्यालय को घूमने के लिए कम से कम आपको 1-2 दिन चाहिए। IIT घूमने के लिए आपको कम से कम 3 दिन चाहिए। IIRI में अगर आपको कैंपस में जाना है तो ऑटो की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, ऑटो की हेल्प लेनी पड़ेगी, आप पैदल नहीं घूम सकते, इतने बड़े कैंपस हैं। तो इतनी बड़े क्षेत्र में आपको एक साथ अगर आप यूनिवर्सिटी कैंपस बना रहे हो, कॉलेज कैंपस बना रहे हो, तो वहां पे खरपतवार को लंबे क्षेत्र में करना पड़ेगा नियंत्रण। उस जगह पे हम काम में क्या लेंगे? खरपतवार उन्मूलन विधि काम में लेंगे, यानी दोबारा खरपतवार उगेगी नहीं। अब खरपतवार उन्मूलन की कई विधियां हैं, खरपतवार उन्मूलन की कई विधियां हैं। जैसे मान लीजिए बड़े बड़े बबूल के पौधे हैं, नीम के पौधे हैं, इनको आप हटाना चाहते हैं, इनको हम हटाना चाहते हैं, तो इनके लिए क्या करेंगे? हम JCB लेके आएंगे, इनको उखाड़ करके बाहर फेंकेंगे, इनको उखाड़ करके या गड्ढा खोद के इनको हम निकालेंगे। ठीक है, तो एक विधि बड़ी फल वृक्षों के लिए ये हो गई। अब छोटे वृक्ष जो हैं
छोटे घास फूस है उनका नियंत्रण कैसे करेंगे? उनके लिए हम कढ़ाई काम में ले सकते हैं कि कढ़ाई चला करके सभी को साइड में हटा दो। ठीक है, आपको लगता है कि कढ़ाई में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, लेबर कॉस्ट बढ़ रहा है, आपके मजदूर का जो व्यय है, मजदूर के ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो बढ़ रहा है, तो उस खर्चे को कम करने के लिए आप खरपतवार नाशी का भी उपयोग ले सकते हो, अर्थात वीडीसाइड जो केमिकल होता है उसका भी आप उपयोग कर सकते हो। उसके लिए आपको खरपतवार नाशी जो ऐसा आपको चुनना पड़ेगा जो कि सभी पौधे को नष्ट करे, सभी पौधों को नष्ट करे। उनमें सबसे पहले नाम आता है पैराक्वाट और डाइक्वाट का। कौन सा आता है? पैराक्वाट, डाइक्वाट। ये बच्चों नॉन सेलेक्टिव है, मतलब अचयनात्मक, नॉन सेलेक्टिव। इसमें आता है आपका पैराक्वाट, हिंदी में देता हूं आपको, पैराक्वाट व डाइक्वाट। ठीक है, इनकी अधिक मात्रा ली जाती है, इनकी ज्यादा मात्रा में इनको सॉइल पे इनका स्प्रे किया जाता है, मिट्टी में इनको डाला जाता है पैराक्वाट डाइक्वाट को। तो उससे होता यह है कि जो भी पौधे के अंग इस केमिकल के संपर्क में आएंगे वो सारे जल जाएंगे, बर्निंग कैपेसिटी पाई जाती है, वो सारे जल जाएंगे और पौधा नष्ट हो जाएगा। चाहे वो फसल का पौधा हो, चाहे वो खरपतवार का पौधा हो, पूरा पौधा ही नष्ट हो जाएगा, सभी पौधे नष्ट हो जाएंगे, चाहे वो फसल के हो या खरपतवार के हो। तो ऐसी जगह जहां पहली बार स्टार्टिंग अपन खेती से पहली बार खेती कर रहे हैं, या कंस्ट्रक्शन लैंड है, अर्थात जहां पे बिल्डिंगें बनने वाली हैं या बड़ी मात्रा में बसावट होने वाली है कॉलोनियों की, उस जगह पे या रेल ट्रैक पे या सड़क बनाने के लिए, ठीक है, या वायुयान एयरपोर्ट बनाने के लिए, तो ये जो जगह होती हैं इंडस्ट्री लगाने के लिए, इतनी बड़ी जगह पे एक साथ खरपतवार का नियंत्रण करना पॉसिबल नहीं है। तो उस जगह एक विशेष विधि काम में ली जाती है जिसका नाम है खरपतवार उन्मूलन। इसके तहत क्या किया जाता है कि उस जगह पे, उस स्थान पे, उस रोड पे खरपतवार को पूर्ण रूप से नष्ट किया जाता है, खरपतवार को पूर्ण रूप से नष्ट किया जाता है। तो एक ये विधि भी है, ठीक है, खरपतवार उन्मूलन। अब आपके नंबर आएगी तीसरी विधि जो है खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार की जो रोकथाम है उसमें सबसे अंतिम विधि है वो कौन सी है? खरपतवार नियंत्रण। ठीक है, अब खरपतवार नियंत्रण जो है आप इसके नाम से समझ गए कि खरपतवार का नियंत्रण करना। चलिए थोड़ा समझते हैं, तीसरी विधि कौन सी है? खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण। ठीक है, इसको बच्चों समझना आप इस चीज को, खरपतवारों का नियंत्रण ही खरपतवार नियंत्रण कहलाता है। अंग्रेजी में वीड कंट्रोल, अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको बच्चों? वीड कंट्रोल। खरपतवार नियंत्रण अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? वीड कंट्रोल, अर्थात खरपतवारों का नियंत्रण करना। अब ये नियंत्रण क्या होता है? नियंत्रण आप सब जानते हो, किसी भी चीज को काबू में करना, अर्थात वो जो वस्तु है, वो जो जगह है, वो जो पौधे हैं या ऐसी कोई चीज है जो हमारे कंट्रोल में रहे, हमें नुकसान पहुंचा रही है लेकिन हमारे कंट्रोल में रहे। जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल पे आप पासवर्ड क्यों लगाते हो? मोबाइल पे आप फिंगरप्रिंट क्यों लगाते हो? उसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मोबाइल में एक ऐसा वायरस आ जाता है जिसकी वजह से पूरा फोन हैंग हो जाता है। हैंग होना यानी नियंत्रण के बाहर चले जाना। फिर हम क्या करेंगे? उस फोन को स्विच ऑफ करेंगे, पूरा फोन फॉर्मेट करेंगे, उसके बाद वापस से चालू करेंगे तो फोन वो हमारे ऑर्डर के हिसाब से, हमारे निर्देशों के अनुसार कार्य करता है, मतलब वो पूर्ण रूप से हमारे नियंत्रण में रहता है। तो यहाँ पे भी यही है कि खरपतवारों को पूर्ण रूप से नियंत्रण में करना, पूर्ण रूप से कंट्रोल करना, कि हम
चाहे तो खरपतवार को निकाल करके बाहर फेंक सकते हैं, हम इन पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो खरपतवार नियंत्रण की बच्चों कई विधियां हैं, कई तरीके से खरपतवार का नियंत्रण हम कर सकते हैं, जिसमें सबसे जो पहली विधि है वो यांत्रिक विधि है, दूसरी रासायनिक विधि है। पहली कौन सी हो गई बच्चों? यांत्रिक विधि, दूसरी रासायनिक विधि, ठीक है। और जो तीसरी विधि है वो लास्ट वाली विधि है, वो है हमारी जैविक विधि। तीसरी कौन सी है? जैविक विधि। खरपतवार नियंत्रण की 3 विधियां हैं। फर्स्ट यांत्रिक, दूसरी रासायनिक, और तीसरी जैविक। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि खरपतवार की कितनी विधियां हैं? खरपतवार नियंत्रण की, खरपतवार नियंत्रण की कितनी विधियां हैं? तो बच्चों खरपतवार नियंत्रण की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। पहली यांत्रिक यानी बाय मैकेनिकल, मैकेनिकल मेथड, ठीक है। देन सेकंड रासायनिक, केमिकल मेथड, केमिकल मेथड, और थर्ड है जैविक, बायोलॉजिकल मेथड। थर्ड है बायोलॉजिकल मेथड। देखिए मैकेनिकल यानी यांत्रिक विधि, यंत्रों के द्वारा। अब यंत्र कृषि के उपकरण, यंत्र यानी कृषि के उपकरण, तो उनसे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा केमिकल यानी रसायन, रसायन जो कि खरपतवारों के उपयोग में लिए जाते हैं, खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, तो वो रासायनिक मेथड आ गया। कुछ विशेष प्रकार के जीव हैं जो कि खरपतवार को नष्ट करते हैं, खरपतवार का भोजन करते हैं, तो उससे क्या कहेंगे? खरपतवार का जैविक नियंत्रण, ठीक है ना। अगर मशीनों से करेंगे तो यांत्रिक यानी यंत्र के द्वारा, रसायनों से करेंगे तो रासायनिक, और जीव के द्वारा करेंगे तो जैविक, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यांत्रिक नियंत्रण। सबसे पहला जो है वो है मैकेनिकल जो है मेथड, जो यांत्रिक विधियां हैं। इसमें देखो, इसमें क्या करेंगे हम बच्चों, इसके नाम से ही पता चल रहा है, यांत्रिक जो नियंत्रण है इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम जितना हो सके यंत्र या यंत्र से होने वाली विधियां, यंत्र या यंत्र से होने वाली विधियां इसमें हम उपयोग में लेते हैं। अब वो कौन कौन सी विधि है यंत्र की या यंत्र को उपयोग में लेने वाली विधि, तो मैं आपको समझाता हूं। देखो यांत्रिक विधि पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिकल मेथड या यांत्रिक विधि। इसमें थोड़ी इंक डाल लेते हैं बेटा, इंक थोड़ी कम हो गई मार करने, है ना। जब तक आप लिख सकते हो। खरपतवार के नियंत्रण जो है उसकी जो यांत्रिक विधि है उसमें देखो, इसके अंतर्गत निम्न प्रकार के नियंत्रण किए जाते हैं। जो खरपतवार की यांत्रिक विधि है इसके अंतर्गत निम्न प्रकार के नियंत्रण किए जाते हैं, यानी निम्न प्रकार से इसमें नियंत्रण हम कर सकते हैं। अब वो नियंत्रण कौन कौन से हैं वो आप देखना। देखिए पहला है यांत्रिक विधि, फर्स्ट यांत्रिक विधि। इसको समझिए आप, यांत्रिक विधि क्या कह रही है? यांत्रिक यानी यंत्र या उपकरण या औजार के द्वारा नियंत्रण करना, के द्वारा क्या करना बच्चों? नियंत्रण करना।
आया समझ में? यांत्रिक मतलब होता है यंत्र या उपकरण या औजार, इनके द्वारा क्या करना बच्चों, इनके द्वारा नियंत्रण करना। ठीक है, तो अब कृषि के अंदर ऐसे कौन कौन से यंत्र काम में आते हैं, कौन कौन से उपकरण काम में आते हैं, कौन कौन से औजार काम में आते हैं, उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और उस यंत्रों के द्वारा या औजारों के द्वारा हम किस प्रकार से नियंत्रण करते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल आएगा आपके सामने, सबसे पहला जो इसकी विधि का जो सबसे फर्स्ट मेथड जो आएगा, पहला तरीका जो आएगा वो आएगा निराई गुड़ाई के द्वारा। पहला कौन सा आएगा? निराई गुड़ाई के द्वारा। तो आप निराई गुड़ाई पे न जा करके आप ये कर सकते हैं कि हम मिट्टी जब तैयार कर रहे हैं, मिट्टी जब हम तैयार कर रहे हैं तो उस समय भी हम खरपतवार को निकाल सकते हैं। मिट्टी की जब तैयारी की जाती है तो उस समय भी खरपतवार को निकाला जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि खरपतवार अवशेष के रूप में अपने वंश की वृद्धि के लिए बीजों को छोड़ देते हैं। ठीक है, और यही बीज उपयुक्त तापमान मिलने पर सही मौसम में अंकुरित होकर के नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। तो इन बीजों को निकालने के लिए सबसे जो पहला स्टेप है जिसको बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा, मिट्टी के लेवल पे ही हम अगर कंट्रोल कर लेंगे तो वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि मिट्टी तक हम कंट्रोल करेंगे तो उसमें हमारा खर्चा कम आएगा, लेकिन जैसे ही बीज अंकुरित हो गए फिर हमारा खर्चा बढ़ जाएगा, फिर हमारी समस्या बढ़ जाएगी। जैसे होता है कि बच्चे को आप शिक्षा देना है तो दे लो, बड़े होने के बाद उसको शिक्षा देना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में जो खाली जगह है वो अनावश्यक चीजों से भर जाती है। इसलिए बचपन में जो सिखाना है वो बच्चे को सिखा लो, सही शिक्षा दे लो। और इसलिए बचपन में सही संगति रहे, इसलिए बच्चे को माँ बाप सही लोगों के साथ रखना पसंद करते हैं। वैसे ही सेम फसलों के साथ भी है कि फसल को बोने से पहले, हम फसल बोने से पहले क्या करते हैं बच्चों, फसल बोने से पहले मिट्टी की तैयारी करते हैं। तो मिट्टी की तैयारी करते समय अगर हम खरपतवार का नियंत्रण कर ले, खरपतवार का कंट्रोल कर ले, ऐसी विधियां जो कि बुआई से पहले काम में ले जाती हैं खरपतवार नियंत्रण में, उनको हम यूज में ले लें तो उससे क्या होगा, उससे काफी हद तक खरपतवारों पर नियंत्रण पाया जा सकता है, खरपतवारों पर कंट्रोल किया जा सकता है, जिसको प्राथमिक चिकित्सा बोलते हैं खेती की भाषा में। अब वो क्या है, वो ये है कि जब फसल को हम बोते हैं तो उस समय बच्चों सबसे पहला काम होता है मिट्टी की तैयारी करना। पहला काम क्या होता है खेत में, फील्ड के अंदर फील्ड वर्क जो होता है, फर्स्ट होता है सॉइल प्रिपरेशन, मिट्टी की तैयारी करना, या फील्ड प्रिपरेशन, खेत की तैयारी करना। उसमें क्या करें, सबसे पहले हम मिट्टी में हल चलाएंगे, मिट्टी में हल चलाएंगे, उसके बाद कल्टीवेटर, फिर पाटा लगाएंगे, मिट्टी पलटने वाला हल लगाएंगे, फिर पाटा लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो सारी क्रियाएं हैं उसके बाद बीज बोएंगे। तो बीज बोने से जो पहले की क्रियाएं हैं, हल चलाना, पाटा लगाना, मिट्टी पलटना और उसमें से खरपतवार निकालना, उसमें से खरपतवार निकालना, तो ये बीज बोने से जो पहले की क्रियाएं होती हैं वो आती हैं प्राथमिक भू परिष्करण में, प्राइमरी टीलेज के अंदर। ये प्राथमिक भू परिष्करण किसे कहते हैं? प्राथमिक भू परिष्करण में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो क्रियाएं बीज बोने से पहले आए। बीज बोने से पहले जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो आती हैं प्राथमिक भू परिष्करण में, जैसे निराई गुड़ाई, मिट्टी की तैयारी, हल चलाना, मिट्टी पलटने वाला हल चलाना और पाटा लगाना, और सीड सोइंग, बीज की बुआई, ये सब आते हैं प्राइमरी टिलेज में, प्राथमिक भू परिष्करण में। उसके बाद उसको जब बीज उगने के बाद में जो सारे नियंत्रण किए जाते हैं मिट्टी से संबंधित, वो सारे आते हैं द्वितीयक भू परिष्करण में, सेकेंडरी टिलेज में। किसमें आते हैं? द्वितीयक भू परिष्करण में।
ये आपको हम पढ़ा देंगे जब टीलेज वाला पोर्शन चलेगा, टीलेज वाला टॉपिक चलेगा, तब हम आपको इसके बारे में लिखवा देंगे। अभी तो आप सुनते हुए चलो इन चीजों को। तो हम फसल बोने से पहले हम टीलेज की क्रिया करके भी हम खरपतवारों को नियंत्रण कर सकते हैं। क्योंकि टीलेज में क्या काम में आ रहे हैं? ट्रैक्टर काम में आ रहे हैं, हल काम में आ रहे हैं, पाटा काम में आ रहा है ना। ट्रैक्टर, हल और पाटा ये सब क्या है? उपकरण या औजार या उपकरण या कृषि के यंत्र बोल दो आप। क्या बोलोगे? कृषि यंत्र, जिसमें आपका हल, पाटा और मिट्टी पलटने वाला हल, ये सारे किसमें आएंगे? कृषि यंत्र में आएंगे। ठीक है। तो इन यंत्रों के द्वारा सबसे पहले जो नियंत्रण होगा वो कैसे होगा? भू परिष्करण के द्वारा। कि हम भू परिष्करण करके भी हम यांत्रिक विधि के द्वारा नियंत्रण कर सकते हैं। पहला पॉइंट कौन सा है बच्चों? भू परिष्करण। भू परिष्करण के द्वारा हम भू परिष्करण के द्वारा भी यांत्रिक विधि पे नियंत्रण कर सकते हैं। देन सेकंड, दूसरा है निराई गुड़ाई द्वारा। दूसरा कौन सा है? निराई गुड़ाई द्वारा। हम निराई गुड़ाई भी करके भी हम जो हमारे खेत में जो खरपतवार हैं बच्चों, उनको बाहर निकाल सकते हैं। अब निराई गुड़ाई में कौन से खरपतवार आएंगे? निराई गुड़ाई में वही खरपतवार आएंगे जिनका जीवन काल कम समय का हो या उनको उगे हुए कम समय हुआ हो, जैसे कुछ महीने, कुछ दिन। तो उन खरपतवारों को हम निराई गुड़ाई के द्वारा बच्चों निकाल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा खरपतवारों को नहीं निकाल सकते जो दीर्घवर्षीय जो हैं, जिनको 3-3, 4-4, 5-5 साल हो गई, उनको हम इस प्रकार से निराई गुड़ाई के द्वारा नहीं निकाल सकते। उनके लिए हमको खुदाई करनी पड़ेगी विशेष तौर से, स्पेशली, और तब जाके उनको हमें निकालना पड़ेगा। तो दूसरी विधि है निराई गुड़ाई करके भी हम खरपतवार को खेत से निकाल सकते हैं। अब निराई गुड़ाई में कौन कौन से उपकरण काम में लिए जाते हैं बच्चों? निराई गुड़ाई में खुरपी, फावड़ा, है ना। खुरपी, फावड़ा काम में लिए जाते हैं। इसलिए ये खुरपी और फावड़ा क्या है बच्चों? ये हस्त औजार है। खुरपी और फावड़ा क्या है? हस्त औजार है। तो हस्त औजारों के उपयोग से भी खरपतवार का नियंत्रण हो रहा है। तो वो हस्त औजार भी क्या है? यांत्रिक विधि के अंतर्गत आता है ना, इसलिए वो भी यांत्रिक विधि में आएगा। तो दूसरा कौन सा हो गया? निराई गुड़ाई करके। दूसरा पॉइंट कौन सा हो गया? निराई गुड़ाई करके, अर्थात निराई गुड़ाई करके भी हम यांत्रिक विधि के द्वारा खेत में से खरपतवारों को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा अगला इसी का बिंदु है वो है हाथ से उखाड़ करके निकालना। बच्चों आप जानते हैं कि जब हम खेत में काम करते हैं तो हम निराई गुड़ाई भी करते हैं, इसके अलावा कई खरपतवारों को हाथ से भी उखाड़ते हैं। आपने देखा होगा खेत में जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको हम हाथ से भी उखाड़ते हैं। तो हाथ से भी उखाड़ करके हम खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट कौन सा हो गया? हाथों से उखाड़ कर। हाथों से उखाड़, हम हाथों से उखाड़ करके भी खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें कम आयु के और छोटे पौधे आते हैं जिनका हम हाथों से उखाड़ करके और नियंत्रण कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि सरसों के अंदर जब बथुए का नियंत्रण किया जाता है तो बथुए के पौधे को सीधा सीधा उखाड़ लेते हैं, क्योंकि मजबूत पौधा है, आसानी से उखड़ जाता है, कम आयु का है, छोटे आकार का है, इसलिए उसको आसानी से हम पिकअप कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, उखाड़ सकते हैं, बाहर फेंक सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट जो अगली विधि है वो हमारी है कि खरपतवारों का जो नियंत्रण है वो हम जल प्लावन से भी कर सकते हैं। जल प्लावन अर्थात खेत में पानी भर करके भी।
खेत में पानी भर के कैसे, वो देखो आप। ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा खेत है, ठीक है। और इस खेत को मैं 3D मॉडल बना रहा हूं, 3D मॉडल पे। कौन से मॉडल पे, इस खेत को बना रहा हूं मैं 3D मॉडल पे, ताकि आपको ये खेत उठा हुआ लगे एकदम कि सर ये खेत ऊंचा ऊंचा क्यों है ऐसे, ठीक है। तो हो गया 3D मॉडल पे खेत ये। अब इसको देखो आप, इस खेत में हमारी फसल उग रही है, इस खेत में क्या उग रही है, हमारी फसल उग रही है, या फसल उगाने से पहले हमारी खरपतवार हो रही है। इस खेत में क्या हो रहा है बच्चों, इस खेत में खरपतवार हो रहे हैं। तो खरपतवारों के नियंत्रण के लिए हम इसमें क्या भरेंगे, जल भर देंगे। इसमें क्या डाल देंगे हम बच्चों, इसमें जल भर देंगे, जल भर देंगे या जल प्लावन कर देंगे, जल प्लावित कर देंगे इसको, ठीक है। अब होगा क्या कि जैसे ये पौधा है खरपतवार का, ठीक, आप समझना इसको, जैसे कि खरपतवार का पौधा है, ठीक है। और ये इसकी क्या है, जड़ें, और ये इसकी वायु वाला भाग है ना, ऊपर वाला भाग है ये। तो इसमें अगर हम इसमें पानी भर देते हैं और ये पूरा डूब जाता है, कल्पना कीजिए कि हमने इस खेत में पानी भर दिया और ये पूरा डूब जाता है, उस स्थिति में क्या होगा, ये डूब जाएगा तो इस पौधे को कौन सी गैस नहीं मिलेगी, इस पौधे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और ऑक्सीजन की एब्सेंस में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की कमी में, ऑक्सीजन की कमी के कारण ये पौधा जो है वो क्या हो जाएगा, सड़ना प्रारंभ हो जाएगा। यानी ये पौधा क्या होगा बच्चों, सड़ जाएगा, इसमें सड़न पैदा हो जाएगी और ये पौधा गल जाएगा। इसलिए अगर खेत में खरपतवारों की जो साइज है वो कम है, लेकिन खरपतवार बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो उनका नियंत्रण के लिए हम यांत्रिक विधि भी काम में ले सकते हैं। उसमें करना ये है कि पूरे खेत में पानी भर दो, पूरे खेत में पानी भर दो। पानी भरने के बाद क्या होगा, जो पौधे हैं खरपतवार के, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी पानी में डूबे होने के कारण, और वो पानी का जो हिस्सा है जिसमें वो डूबे हुए हैं वो गल जाएगा, और गलने की वजह से वो नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी विधि है एक कि जल भर करके, जल प्लावित करके भी हम खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। एक है पॉलीशीट, पॉलीथीन की सीट बिछा करके। वो पॉलीथीन की सीट को समझो आप, पॉलीथीन की सीट से नाम का पता चल रहा है कि पन्नी की चादर, पन्नी की चादर बिछाना पूरे खेत पे, पूरे खेत में तिरपाल बिछा देना या पन्नी की चादर बिछा करके उसको ढक देना, जिससे क्या होगा, उसको ढकने से उसके अंदर गर्मी पैदा हो जाएगी और उसकी जो गैस है वो गैस का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा, और हीटिंग की वजह से वो पौधे जल करके और अपने आप ही हुमस की वजह से खराब हो जाएंगे, हुमस की वजह से नष्ट हो जाएंगे। इसको समझना आप, पॉलीशीट के नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। ये भी बच्चों एक यांत्रिक नियंत्रण ही है, ये भी एक यांत्रिक नियंत्रण है। प्रश्न जल प्लावन विधि का ज्यादा पूछा जाता है कि जल प्लावन विधि किस प्रकार के खरपतवार नियंत्रण की विधि है। दोबारा सुनना, जल प्लावन विधि किस प्रकार के खरपतवार नियंत्रण की विधि है। ऑप्शन फर्स्ट यांत्रिक विधि, ऑप्शन सेकंड रासायनिक विधि, ऑप्शन थर्ड जैविक विधि, ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या समझते हैं यार, ना तो पॉलिथीन की जो परत ये तो जल प्लावन है, पानी है, तो बायोलॉजिकल में तो आएगा नहीं, ना ही रसायन में आएगा, ना ही यांत्रिक में आएगा। यांत्रिक में तो यंत्र होनी चाहिए, यंत्र के सहारे होना चाहिए, ठीक है। अन्य में आएगा ये अन्य में आएगा, जबकि ऐसा नहीं है। आपको खरपतवार के बारे में पता होना चाहिए कि खरपतवार नियंत्रण की 3 विधियां हैं।
यांत्रिक, रासायनिक और बायोलॉजिकल, ठीक है, मैकेनिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। 3 मेथड्स आर फॉलोइंग फॉर वीड कंट्रोल। खरपतवार नियंत्रण के लिए जो विधियां हैं वो 3 है, यांत्रिक विधि यानी मैकेनिकल, केमिकल यानी रासायनिक और बायोलॉजिकल यानी जैविक। अब जल प्लावन जो है ये यांत्रिक विधि में ही आता है और इसमें मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर गलत करके आते हैं। ये बच्चों मेरा निजी एक्सपीरियंस है, आप इसको ये मत समझना कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं, ये मेरा निजी एक्सपीरियंस है, मेरे खुद का एक्सपीरियंस है। ऐसा गलती, इस प्रकार की गलती होती है। आपको जब मैं ऑप्शन में दूंगा तब आपके अपने आप समझ में आ जाएगा कि वास्तव में सर ने सही समझाया था आपको। तो जल प्लावन की जो नियंत्रण की विधि है खरपतवार नियंत्रण की, ये यांत्रिक नियंत्रण में आती है। दूसरी है पॉलीशीट, पॉलीथीन की चादर बिछाना, मल्च या मल्च बिछाना, पॉलीथीन की मल्च पर बिछा देना। मल्च विधि से हम नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे खेत के ऊपर हमने पॉलीथीन की शीट बिछा दी या तिरपाल बिछा दी है, मल्च बिछा दी पॉलीथीन की। इसकी वजह से क्या होता है कि इसके अंदर के जो पौधे हैं, अंदर इसके जो पौधे हैं ये अंदर ही रहेंगे पॉलीथीन के, ठीक है। और पॉलीथीन के बाहर क्या है, सूर्य का प्रकाश है। पॉलीथीन के ऊपर तो क्या है, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। इस सूर्य के प्रकाश से क्या मिल रही है इस पॉलीथीन को, गर्मी। क्या मिल रही है बच्चों, सूर्य के प्रकाश के कारण पॉलीथीन को गर्मी मिल रही है। जब पॉलीथीन में गर्मी इकट्ठी होगी तो आपने देखा होगा कि आप एक काम करना, आप कभी भी किसी मिट्टी के ऊपर अगर जैसे कोई पत्थर बिछा हुआ हो, उस पत्थर को आप उठाना, उसके नीचे की मिट्टी गीली मिलेगी आपको। या कोई पेड़ पड़ा हुआ उसको आप उठा के साइड में रखना, उसके नीचे की मिट्टी भी गीली मिलेगी आपको। वैसा ऑप्शन यहाँ है कि पॉलीथीन में जो चादर है ये सूर्य की नमी को सोख लेती है और इसी कारण से जो मिट्टी का जो पानी होता है वो पॉलीथीन के ऊपर ही जमा हो जाता है। लेकिन उसमें नुकसान भी है। एक नुकसान ये है कि जो पॉलीथीन की जो गर्मी है, पॉलीथीन की जो गर्मी है वो पौधों को नुकसान पहुंचाती है। दूसरी बात, जब पॉलीथीन से हमने इसको ढक दिया, इसके जो पूरा हिस्सा है, ये बॉर्डर का हिस्सा, इसको हमने मिट्टी से बिल्कुल बंद कर दिया, मिट्टी से पैक कर दिया, तो बताइए इसके अंदर उगने वाले पौधों को ऑक्सीजन गैस मिलेगी या नहीं मिलेगी? इसके अंदर उगने वाले पौधों को O2 मिलेगी नहीं मिलेगी बच्चों? ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमने पन्नी को डाल करके पन्नी के सारे किनारे हमने बंद कर दिए, तो ऑक्सीजन की पौधों को कमी हो गई, तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन की कमी के कारण पौधे खत्म हो जाएंगे। जहां पे पानी की कमी है उन क्षेत्रों में ये विधि मुख्यतः उपयोग में ली जाती है कि पॉलीथीन की शीट बिछा देते हैं और इसका बार बार हम उपयोग ले सकते हैं। जैसे हमने एक बार इसका उपयोग ले लिया, उसके बाद इसको फोल्ड करके रख लो, फिर नेक्स्ट टाइम फसल बोओगे, फसल बोने से पहले फिर काम में ले लेना इसको कुछ समय के लिए, फिर फोल्ड करके रख लेना। तो इसका हम मोर यूज कर सकते हैं, मल्टीपर्पज ये होता है इसका, कई बार हम यूज इसको ले सकते हैं। रिसाइकल है ये, इनका रिसाइकल कर सकते हैं, इसको बार बार हम इसका यूज ले सकते हैं। लेकिन जल अगर आपने एक बार भर दिया तो उसको फिर खेत से बाहर निकालना पड़ेगा, उसको फिर आप दूसरे काम में नहीं ले सकते, उसको आपको या तो सिंचाई में काम में लो या फिर उसको बाहर निकाल दो, ऐसे ही ऐसे, ठीक है। दोबारा अगर आपको नियंत्रण करना है तो वापस से आपको उसमें जल भरना पड़ेगा। लेकिन आपका जल का खर्चा बढ़ रहा है ना, बार बार पानी भरने का खर्चा बढ़ रहा है। इसकी बजाय आप अगर पॉलीथीन की शीट काम में लें, पॉलीथीन की चादर काम में लें या त्रिपाल काम में लें, ऐसा त्रिपाल जिसमें आर पार गैस का आवागमन नहीं हो, गैस भर दे तो गैस उसी में रहनी चाहिए, आर पार नहीं निकले, तो उस प्रकार से उसको ढक देंगे तो 2-3 दिन बाद अपने आप ही पौधे कुमल करके खराब हो जाएंगे बिना सड़ के ही, ऑटोमेटिक बिना केमिकल के। तो उससे भी नुकसान पौधों को होता है, खरपतवारों को होता है। तो एक विधि पॉलीथीन की भी है, पॉलीशीट की विधि है, या पॉलीमल्च की भी है, वो भी हम काम में ले सकते हैं। एक विधि है मोअर विधि। कौन सी बच्चों? मोअर विधि। मोअर विधि में क्या करते हैं कि इसमें आपको बताया था कि मोअर एक हल होता है जो कि नाली बनाने के लिए काम में लिया जाता है। किस काम में लिया जाता है? मोल हल। कौन सा होता है बच्चों? वो मोल हल होता है, जिससे क्या बनाते हैं
हम नाली बनाते हैं, क्या बनाते हैं बच्चों, उससे हम नाली बनाते हैं। तो मोल नालियां बनती है, उससे कौन बनती है नालियां, उससे मोल नालियां बनती हैं। और एक है हमारा मोर, एक है हमारा मोर प्रयोग। तो इस मोर में क्या करते हैं, देखो दो शब्द है एक जैसे, मोल और मोर। देखिए एक तो शब्द है मोल, एक है मोर, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है, देखो मोल एक प्रकार का कृषि यंत्र है, क्या है, कृषि यंत्र, ठीक है। और मोर क्या है, मोर खरपतवार नियंत्रण की विधि है। इसमें मोवर ही काम में लिया जाता है। इसमें क्या काम में लिया जाता है बच्चों, इसमें मोवर ही इसमें काम में लिया जाता है। इसमें मोवर की सहायता से ही जो होता है वो हम खरपतवारों का नियंत्रण करते हैं। तो मोल एक प्रकार का हल है जिसका उपयोग क्या काम में लेते हैं, नाली बनाने के लिए काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, नाली। और मोवर खरपतवार नियंत्रण की विधि है और ये भी एक प्रकार का हल है, ये समझो आप। मोवर जो है ये मोवर, ये भी एक हल है। देखो बच्चों गलत मत पढ़ो आप, समझने का फर्क है। ये कृषि यंत्र है, इसका उपयोग नाली बनाने के लिए काम में किया जाता है। ये भी एक कृषि यंत्र है, ये भी एक कृषि यंत्र है। आप सिंपल लैंग्वेज में समझो, कृषि यंत्र जिसका उपयोग खरपतवार नियंत्रण में किया जाता है। किसमें किया जाता है, खरपतवार नियंत्रण में। क्लियर। मोल एक कृषि यंत्र है जिसका उपयोग नाली बनाने के लिए किया जाता है, जबकि मोवर भी एक कृषि यंत्र है जिसका उपयोग खरपतवार नियंत्रण के लिए किया जाता है। ठीक है। मोल जो है एक इकाई भी है। मोल क्या है, एक इकाई भी है। किसकी, रसायन की। रसायन विज्ञान होता है ना, कितने मोल अणु लिए, जैसे एग्जांपल एक मोल अणु, एग्जांपल एक मोल अणु। तो अणु की संख्या कितनी है, एक मोल। जो संख्या दर्शा रहा है एक, ये क्या है, इकाई है। तो इकाई के लिए भी मोल का उपयोग किया जाता है। ये भी एक रासायनिक विज्ञान में मोल एक प्रकार की इकाई है, और कृषि विज्ञान में मोल एक प्रकार का कृषि यंत्र है जिसका उपयोग नाली बनाने के लिए किया जाता है। वहीं दूसरी ओर मोवर जो है ये भी एक कृषि यंत्र, लेकिन इसका उपयोग खरपतवार नियंत्रण के लिए किया जाता है। जैसे रेलवे ट्रैक, सड़क, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, बड़े बड़े आपके एयरपोर्ट बनाने के लिए, फ्लाईओवर बनाने के लिए, है ना। तो इन सभी में जो नियंत्रण करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं बच्चों, मोवर के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं, मोवर के द्वारा। तो ये एक यंत्र है एक प्रकार का, तो इसके द्वारा भी इसका हम नियंत्रण करते हैं। इसके द्वारा हम नहर जो होती है, नहरों के बगलों में भी हम जो खरपतवार उगते हैं उसका भी हम इससे नियंत्रण कर सकते हैं मोवर के द्वारा। मोवर जो होता है, आपने देखा होगा घास काटने की मशीन आती है मोवर, जिससे घास काटते हैं। घास काटने की मशीन आती है ना, वही है ये मोवर मशीन। ये भी एक यंत्र है। मोवर जो मशीन है ये भी घास काटने की जो मशीन होती है ना, घास काटते हैं वैसी मशीन होती है ये मोवर। आपने देखा होगा गार्डनों के अंदर घास काटते हैं मोवर से, तो वो मोवर है ये। और ये बड़ा यंत्र है मोल, जिसको ट्रैक्टर के पीछे लगा के चलाते हैं। इसको मनुष्य के द्वारा नहीं चलाया जा सकता, इसको मशीन के द्वारा चलाया जा सकता है। लेकिन उस मशीन को मनुष्य नियंत्रित करता है, उस मशीन को मनुष्य नियंत्रित करता है। सिंपल भाषा में समझो, हल चलता है ट्रैक्टर के द्वारा, हल चलता है ट्रैक्टर के द्वारा, मोल हल। और मोवर जो है इसको मनुष्य भी चला सकते हैं और इसको मशीन भी चला सकती है। अगर छोटे आकार का है तो इसको मनुष्य आसानी से चला सकता है। जैसे घास काटने के लिए मोवर मशीन काम में ली जाती है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा था यांत्रिक विधियां।
तो यांत्रिक विधियों में हमने इतने सारे पहलुओं में चर्चा की आज। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आए होंगे। जितने भी ये क्लू मैंने आपको समझाए हैं, जो भी शब्द मैं बोलता हूँ इनको आप लिख लिया करो। पता नहीं कभी कभी बार ऐसा होता है, कभी कभार नहीं, हमेशा ऐसा होता है कि कई प्रश्न तो वो आ जाते हैं जो मैं मुंह से बोलता हूँ, कई क्वेश्चन तो वो पुटअप हो जाते हैं जो हम मुंह से बोलते हैं। आपको बच्चों समय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल लिमिट का पढ़ाया जाना है, ठीक है? तो आप कतई बिल्कुल इस चीज की टेंशन ना लें। दूसरी बात, आपको आपके एग्जाम तक पढ़ाएंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़िए आप। तो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी बच्चियों बिंदुओं के साथ। आपकी जो कम क्लासें लग रही हैं, इसका सबसे पहला कारण वो यही है कि आपकी जो बची हुई जो विषय है उनको बराबर समय दें। दूसरी बात, आपकी 11वीं और 12वीं की जो किताबें हैं उनको आप सही प्रकार से समझ देंगे, उनको सही प्रकार से पढ़ें, क्योंकि उनमें से बेस है आपका, वो आधार है। अगर आपको एबीसीडी नहीं आती तो आपको एप्लीकेशन लिखना कहां से आएगा? आपको एबीसीडी नहीं आती तो आपको स्टोरी लिखना कहां से आएगा? आप क्वेश्चन का आंसर कैसे दे सकते हो? आपको तो एबीसीडी नहीं आती। तो इसीलिए वो एग्रीकल्चर की एबीसीडी है, 11वीं और 12वीं एबीसीडी। आपको एबीसीडी नहीं आती तो आप क्वेश्चनों के आंसर किस बेस पे दोगे? एबीसी आना बहुत जरूरी है ना। कोई बात नहीं, आपने याद नहीं किया तो अब समय मिल रहा है आपको याद करने का, आप याद करिए और अच्छी तैयारी कीजिए। आप, हमारी शुभकामनाएं बच्चों आपके साथ है, हमारा आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। आप तैयारी करते रहिए ईमानदारी से। तो आपके सुझाव आप हमें रोज भेजते रहें। जो भी आपको समस्या आती है वो समस्या आप पूछते रहें। किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार की शंका हो वो भी आप पूछते रहें। मान लीजिए कोई प्रश्न मैंने अलग लिख दिया, मैं अलग प्रश्न के बारे में समझा रहा हूँ, तो मुझे आप बता सकते हैं कि सर आपने किसी और प्रश्न के बारे में बता दिया, ये टॉपिक अलग था। क्योंकि बच्चों कई बार क्या होता है कि एक साथ जब 2-3 टॉपिक आते हैं तो उनमें कंफ्यूजन हो जाता है। ऑनलाइन क्लासेज में ऑफलाइन जो कक्षाएं होती हैं उसका 50% ही प्रभाव दिखता है। मतलब ऑनलाइन कक्षाएं चलाने पर टीचर का जो प्रभाव होता है वो आधा हो जाता है और ऑफलाइन में ऑनलाइन का डबल हो जाता है। जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हो तो अभी आपके समझ में जितना आ रहा है, अगर आप मेरे सामने आके पढ़ेंगे बाय फेस आमने सामने, तो आपके इसका डबल समझ में आएगा। यानी आमने सामने की बजाय ऑनलाइन पढ़ने में आधा ही समझ में आता है। फिर भी मेरा प्रयास है कि आपको मैं पूरा समझाऊं। तो बच्चों अब मुझे आप आज्ञा दीजिए, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुभ दिन।